नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गहलोत सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। इसी के तहत 56 आईपीएस, 28 आईएफएस और 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने एक साथ 3 तबादला सूची भी जारी कर दी है। सूत्रों की माने तो ज्यादातर तबादले मंत्रियों और विधायकों की डिजायर के आधार पर ही किए गए हैं। कुछ मंत्रियों और विधायकों ने जिलों के एसपी और कलेक्टर बदलने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पहले ही की थी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के कोटा संभाग के दौरान भी नेताओं ने ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने भी जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप तबादले किए हैं। इन तबादलों से गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को साफ संकेत दिया है कि टेबल के उस पार बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी अफसरों की है। जो अफसर जनहित में काम नहीं करेगा, सरकार तबादला करने में भी देर नहीं करेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश 3 से 4 गुना अधिक इनामी राशि देगी, जबकि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली इनामी राशि को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर इनामी राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर इनामी राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया है। इसी तरह एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर इनामी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली इनामी राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का फैसला किया है। सीएम की मंजूरी के बाद खेल विभाग ने इनामी राशि बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले पर खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की है। खिलाड़ियों का मानना है कि ऐसे प्रोत्साहन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वो प्रतियोगिताओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसानों की परेशानियों पर लगा ब्रेक, नवाचार से चमत्कार, शुक्रिया सरकार। गहलोत सरकार के नवाचार के नतीजे मिलने लगे हैं। किसान खुश हैं कि अब उन्हें कर्ज के लिए चिरौरी नहीं करनी पड़ रही है, कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। ऑनलाइन में बढ़िया जी, पहली गए चक्कर काटना पड़े थे, अब ऑनलाइन है कोई परेशानी नहीं। लोन मिल गया 25,000 का। किसानों को देखो, एक तो समय से लोन मिला, टाइम से लोन मिला और लोन की अच्छी सुविधा मिली और मतलब ये क्या है कि जैसे 2-3 बार चक्कर नहीं काटना पड़ा, ऑनलाइन काम होने से बढ़िया मतलब संतुष्ट काम हुआ। दरअसल 2019 में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान ने देश में पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना की शुरुआत की, जिसके बाद किसानों को फसली ऋण लेने के लिए आधार आधारित सत्यापित करवाना पड़ता है। हमने आधार आधारित सत्यापन करके किसानों को नई सौगात दी है। इस कारण से 12,27,000 किसान जुड़ चुके हैं और टारगेट हमारा जारी है, जितने किसान जुड़ेंगे उतने को ऋण देंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नए किसानों को ऋण दिए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। भविष्य में यह आंकड़ा 25 लाख तक ले जाने की कवायद है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में किसानों के हित में निर्णय लेकर किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। रीट परीक्षा का हो गया ऐलान। 25 अप्रैल को होगी रीट परीक्षा। बीएसटीसी के लिए बाहर। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बकायदा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी कर ऐलान भी कर दिया है। रीट परीक्षा को लेकर समूचे विवाद को खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बड़ी पहल की है। 50% तक न्यूनतम जो स्नातक है तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ कर से हैं। एनसीटी की जो
13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था। अब उसमें कर दिया गया, दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना काल में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए इस बार परीक्षा के शुल्क को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। आरामदायक होगी जयपुर में यात्रा। यात्रियों को मिलेगी एसी बस की सुविधा। 20 तो एसी बस ले रहे हैं डीजल में और 70 नॉन एसी बस ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें सारी की सारी एसी बसें होंगी और जनवरी में हमारे पास 150 डीजल बसों के आने का हम समझ रहे हैं कि हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। उसके थोड़े दिन बाद हम शुरू भी कर देंगे काम करना, उनका ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सुना आपने, जयपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड न्यू ईयर में राजधानी वासियों के सफर को सुकूनदायक बनाने के प्रयास में जुट गया है और इसके लिए 100 डीजल और 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, जो जून तक जयपुर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी और पिंक सिटी के लोग इन प्रदूषण रहित नई एसी बसों में सफर कर सकेंगे। डीजल बसों में 30 एसी और 70 नॉन एसी बसें होंगी। बसों का संचालन JCTSL निर्धारित शर्तों पर करेगी। इलेक्ट्रिक एसी बस के लिए वेंडर को प्रति किलोमीटर 66 रुपए 50 पैसे दिए जाएंगे। डीजल एसी बस के लिए प्रति किलोमीटर 38 रुपए 45 पैसे का भुगतान होगा और डीजल नॉन एसी बस के लिए JCTSL वेंडर को प्रति किलोमीटर 36 रुपए 45 पैसे का भुगतान करेगी। भारत सरकार का जो भारी उद्योग विभाग है उससे इसमें सब्सिडी मिल रही है, तो दोनों बसें ही एक तरह से हम उनके सहयोग से लेंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से। हमें केवल प्रति किलोमीटर का पैसा देना है। कंडक्टर हमारा होगा, ड्राइवर वेंडर का होगा, ऑपरेटर का होगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू लगातार पैर पसार रहा है। हर रोज बर्ड फ्लू से परिंदों की मौत हो रही है। ऐसे में चूरू में बर्ड फ्लू की आहट को लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। यहां जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप ने राज्य में कौओं की असामान्य मृत्यु को देखते हुए जिले में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर अलर्ट किया है। पशुपालन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे में किसी भी आपात स्थिति में कौओं और अन्य पक्षियों की असामान्य मृत्यु या अधिक संख्या में मृत्यु की सूचना 015622942337 पर दी जा सकती है। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग सहित प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय एवं वन विभाग को बीमारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि कौओं और अन्य पक्षियों में किसी भी प्रकार की असामान्य मृत्यु की सूचना हो तो तत्काल अपने नजदीकी पशुपालन विभाग की संस्था को सूचित करें, जिससे समय रहते बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। बाइक पर बेखौफ बदमाश आते हैं और एक शख्स के घर पर खुलेआम फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाते हैं। तस्वीरें नागौर जिले के कुचामन सिटी की हैं। रात के समय अचानक से बाइक पर सवार ये बदमाश आते हैं और इस घर के सामने अपनी बाइक रोकते हैं और फिर घर के दरवाजे पर कई राउंड फायरिंग करते हैं। इसके बाद आराम से फरार भी हो जाते हैं। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका सहम जाता है, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बदमाशों की ये करतूत घर के बाहर लगे CCTV में भी कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और मैं मौके पर पहुंचा तो इनके गेट के ऊपर एक फायरिंग के निशान मिले और इसमें चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई। जो भी संदिग्ध बदमाश है वो मोटरसाइकिल चाहे बाइक की तलाश की जा रही, बदमाशों की तलाश की जाएगी। विशेष टीम का गठन किया गया और जल्दी का बताया जा रहा है कि पीड़ित सुनील शर्मा को पहले भी फिरौती की धमकी मिल चुकी है।
आनंद पाल गैंग से ताल्लुक रखने वाली लेडी डॉन अनुराधा के कहने पर पिछले साल अगस्त में बहादुर सिंह और श्याम सिंह नामक 2 युवकों ने सुनील को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी की मदद से फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। जगह मुक्ता प्रसाद नगर स्थित ग्रामीण बैंक। वक्त शाम करीब 4:45 बजे। 2 युवक बैंक में घुसे। एक युवक काउंटर में दाखिल हुआ, दूसरा युवक कर्मचारियों को रुपए बताने के लिए कहता है। तभी एक व्यक्ति को लुटेरे ने पकड़कर अंदर ढकेल दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। एक गोली मैनेजर को लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद लुटेरे लॉकर से करीब 11 लाख रुपए लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि 17-18 नंबर गली की ओर से दोनों लुटेरे निकले थे। देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पे कुछ कहना मुश्किल है। चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से कंसील किया हुआ था। लोकल हैं या बाहर हैं, ये सारा चीज़ें अनुसंधान का विषय है। हमारे लिए अपराधी हैं, चाहे लोकल का हो चाहे बाहर का हो, तो ट्रेस करना हमारे लिए डेफिनेटली बड़ी चुनौती है। घटना के बाद आईजी, एसपी समेत कई थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें स्थानीय जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति में इस सब चीज़ का जिम्मेदार मैं प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन को इसलिए मानता हूँ कि प्रशासन ने जो चौकी खुली हुई थी उसको भी बंद कर दी, जबकि यहाँ पर थाना मंजूर किया हुआ है। मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए खास सुरक्षा टीम ने मिलावट के खिलाफ कमर कस ली है। इसी विशेष अभियान के तहत चूरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मावा और मावा से बनी मिठाई के 2 नमूने लिए। चूरू में ये अभियान 4 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 तक मकर संक्रांति विशेष अभियान के तहत चलाया जा रहा है। खास सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि टीम ने चूरू की फर्म नागवाड़ मिष्ठान भंडार से मिल्क केक और नथमल सुरजाराम मावा भंडार से मावे का नमूना लिया है। मिष्ठान भंडार से लिए गए इन नमूनों को जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस बनवाने और मिलावटी खाद्य पदार्थ नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया है। इसी के तहत साफ साफ संदेश दिया गया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्योहार का सीजन आते ही मुनाफे के लिए मिलावटखोरी का धंधा जोर पकड़ लेता है। राजस्थान पुलिस का नया संकल्प। साल 2021 की 5 प्राथमिकताएं। नया साल है और संकल्प भी नया है। हर साल की तरह इस साल भी राजस्थान पुलिस ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने साल 2021 के लिए 2 श्रेणियों में अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध का त्वरित अनुसंधान और प्रभावी नियंत्रण, पेशेवर संगठित अपराधियों और साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, उपखंड मुख्यालयों पर प्रभारी यातायात व्यवस्था, पुलिस परिषदों का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और सौंदर्यपूर्ण वातावरण विकसित करना, पुलिस कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। हालांकि पुलिस प्रमुख ने प्राथमिकताओं का निर्धारण तो कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस कर्मियों और संसाधनों की कमी से जूझ रहे पुलिस महकमे के लिए इन प्राथमिकताओं को पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर संसाधन नहीं होंगे तो काम में परेशानी होगी। ऐसे में राजस्थान पुलिस को संसाधनों से मजबूत करने की भी जरूरत है। रफ्तार जब बेकाबू हो जाती है तो तस्वीरें इससे अलहदा नहीं होती। सड़क पर बेकाबू स्पीड से ऐसा ही मंजर नजर आता है। ये तस्वीरें सुजानगढ़ में अशोक स्तंभ के पास की हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार से ये ट्रोला गुजर रहा था, लेकिन अचानक इसका बैलेंस बिगड़ गया और फिर जो इस ट्रोले का हाल हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कंक्रीट से भरा हुआ ट्रोला सड़क पर पलट गया और इसके पलटते ही सड़क पर घंटों जाम लग गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रोले का ड्राइवर बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक 22 चक्का ट्रोला छापर रोड की तरफ मुड़ते वक्त पलट गया और पलटते ही ट्रोला में भरी कंक्रीट सड़क पर बिखर गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।
इसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई और फिर ट्रॉले को सीधा करने की कवायद शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रॉला को उठाकर सीधा किया गया। इसके बाद सड़क पर बिखरे कंक्रीट को हटाकर रास्ता खुलवाया गया और फिर इस सड़क पर दूसरे वाहनों को जाने के लिए इजाजत मिली। 1000 2000 नहीं बल्कि 1 लाख के करीब नोट जल गए। आग में ये नोट नहीं जले बल्कि एक मजदूर की जिंदगी भर की मेहनत खाक हुई है। तस्वीरें श्री गंगानगर जिले की हैं। यहाँ पदमपुर तहसील गांव की ढाड़ी में एक मजदूर के कमरे में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद घर में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। इसी आग में घर में रखा करीब 1 लाख कैश भी जल गया। बचे हैं तो अध जले ये रुपए, जिनकी कीमत अब रद्दी के बराबर भी नहीं। आग में रुपए जलने की खबर प्रशासन को भी लगी तो मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। नरेश ने भी भरी आंखों से अपनी आप बीती अधिकारियों से बयां कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने भी मजदूर की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। तो वहीं अन्य समाज सेवी लोगों ने भी पीड़ित खेतिहर मजदूर नरेश से मुलाकात कर उसे आर्थिक सहायता सौंपी। सबने मिलकर नरेश को आश्वासन दिया है कि उसके नुकसान की भरपाई के लिए जितना भी हो सकेगा प्रयास किया जाएगा। मदद से मायूस नरेश के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई, लेकिन आग में जिंदगी भर की कमाई के राख होने का मलाल हमेशा रहेगा। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हैदराबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़कर जबरदस्त ड्रामा करता दिखा। आसपास के लोगों ने बताया कि उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और किसी सनक में वो ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट की छत पर चढ़ गया, जिसे जबरदस्ती नीचे उतारा गया। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वहां चढ़कर उसने खूब नाटक किया। पहले उसने अपनी शर्ट उतारकर गले में बांध ली और फिर वहां लटक रहे एक तार को फांसी का फंदा बनाने लगा। ये देखकर सड़क पर मौजूद लोग चीखने लगे। इस बीच उसकी शर्ट नीचे गिर गई और वो उसे उठाकर फिर से फंदा बनाने में जुट गया। आखिरकार उसे बचाने के लिए कुछ लोग पोस्ट पर चढ़ गए और उस आदमी ने जिस तार को मजबूती से पकड़ा था, लोगों ने उसे ही खींच दिया, जिससे वो उसी वक्त वहां पहुंची बस पर आ गिरा। इसके बाद सबने मिलकर उसे बस से नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक कार सुबह के वक्त शहर के एक चौराहे से गुजरती हुई दिखाई दी। तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची, जिसने उसके अगले हिस्से को पहले टक्कर मारी और फिर आगे जाकर एक डिवाइडर से बुरी तरह भिड़ गई। हादसे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। जिस वक्त कार डिवाइडर से टकराई, उसी वक्त वहां से एक बाइक सवार गुजरता नजर आया, जो बेकाबू कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। डिवाइडर से टकराने के बाद कार के परखचे उड़ गए। यही नहीं, इस हादसे में दूसरी कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां टोल प्लाजा के बूथ को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें टक्कर के बाद बूथ ढहता दिखाई दिया। सामान से लदा वो ट्रक उसके बेहद पास था और इसी वजह से जब वो आगे बढ़ा तो उसने उसे टक्कर मारी। लेकिन ये टक्कर बूथ के अंदर मौजूद टोल कर्मचारी के लिए बेहद जोरदार रही। अंदर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां भूकंप आया हो। वहां रखा सारा सामान हिलते हुए गिरता दिखा। कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन इससे कुछ चोटें आई। राजस्थान के सीकर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा तब हुआ जब कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो सामने से आ रही बस से टकरा गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि हादसे के बाद दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया। बस बेकाबू होकर सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों से भिड़ गई, जबकि कार के परखचे उड़ गए। खबर है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में अब उनके समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। केपी शर्मा ओली की सिफारिश के बाद पिछले महीने यानी 20 दिसंबर को वहां की संसद भंग कर दी गई। सरकार के इस फैसले का वहां के अलग अलग दल लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थक भी पीछे नहीं रहे। वो भी विरोधियों के जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर आए।
हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे समर्थकों ने पीएम ओली की पार्टी का झंडा लहराते हुए उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पार्टी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम ओली के समर्थन में हुई इस रैली में कई लोग मोटरसाइकिलों के साथ भी शामिल हुए। सभी ने वहां की संसद भंग करने और अप्रैल मई में नए चुनाव करवाने की सरकार की सिफारिश का स्वागत किया। रैली के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो, इसके लिए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। जंग के गहराते बादलों के बीच ईरान की बढ़ती परमाणु ताकत ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी मोहर लगा दी, जिसने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जमीन के अंदर बने अपने परमाणु घर में तेजी से काम कर रहा है और वो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 20% तक तैयार कर चुका है। यानी वो बम लायक यूरेनियम तैयार करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। दावा है कि अगर यही रफ्तार रही तो ईरान इसी साल परमाणु ताकत बन जाएगा। ये रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान के जल्द ही परमाणु बम बना लेने के दावे से अमेरिका और उसके साथी इजराइल के होश उड़ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों जानते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इस इलाके में तबाही रोके नहीं रुकेगी। अफ्रीकी महाद्वीप से भागकर यूरोप जा रहे 265 शरणार्थियों को भूमध्य सागर में डूबने से बचा लिया गया। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ये लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन खटारा नावों में सफर उनको बदतर जिंदगी जीने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ता। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में समंदर की हल्की फुल्की लहरों पर भी शरणार्थियों से भरी एक नाव ऐसे हिचकोले खाती नजर आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो अब पलटी कि तब पलटी। छोटी सी नाव पर लोग ऐसे ठुसे हुए दिखे जैसे किसी दड़बे में मुर्गियों का झुंड हो। बड़ों के साथ दुधमुहे बच्चे भी नावों में सवार थे। लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख समंदर में फंसे शरणार्थियों को बचाने वाले स्पेन के एक एनजीओ का जहाज पानी में उतरा। घंटों के अभियान के बाद रेफ्यूजियों को बचा लिया गया। अपने देश में गरीबी, भुखमरी और अत्याचार से तंग आकर अफ्रीकी महाद्वीप से लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप का रुख कर रहे हैं। इसके लिए वो तस्करों का सहारा लेते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा देकर खटारा नावों में भर देते हैं। लेकिन कई बार नाव की सवारी ही लोगों का काल साबित होती है। अपनी जान हथेली पर रखकर वो जैसे तैसे समंदर पार कर भी लें तो भी उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के देश भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों से तंग आकर पब चलाने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने शहर में बियर के ग्लासों के कई मीटर लंबी एक चेन लगा दी। ग्लासों में जलती हुई मोमबत्तियां रखी गई और फिर उन्हें सड़कों, गलियों, कूचों, सरकारी इमारतों के किनारे रख दिया गया। चेक रिपब्लिक में कोरोना के 7,40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लगभग 12,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अक्टूबर से तो वहां कोरोना बेकाबू हो गया। ऐसे में वहां क्रिसमस और नए साल पर पब, बार और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। रात में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन पब मालिकों ने गुस्सा जताया कि जब मोटी कमाई का मौका था तब वहां सरकार ने उनकी कमर तोड़ कर रखी। लोगों ने पाबंदियों को अपनी आजादी का हनन बताया और तो और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बंदिशें लगाकर सरकार ने एक महामारी से निपटने के चक्कर में गरीबी और बेरोजगारी की ज्यादा खतरनाक बीमारी फैला दी।